अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेमेटोपाइसिस या हम इसको हीमोपाइसिस भी कहते हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, हीमो मीन ब्लड सेल्स एंड पाइसिस मीन प्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल इज कॉल्ड हीमोपाइसिस और हेमेटोपाइसिस। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि विच टाइप ऑफ ब्लड सेल, क्योंकि ब्लड सेल की तो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। आरबीसी थे, डब्ल्यूबीसी, फिर उसमें फर्दर और टाइप्स थे, प्लेटलेट्स थे। तो अब कौन से टाइप ऑफ सेल, तो हम कहते हैं हेमेटोपाइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो। तो इसकी प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? हेमेटोपाइसिस कहते हैं। अब हेमेटोपाइसिस जो है, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। व्हाट डज मीन बाय फिजियोलॉजिकल फिनोमेना? तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में नॉर्मली जब कोई डिजीज़ एब्सेंट होता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल जो है वो कंटिन्यूसली होता जाता है और इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इवेंट इज़ द प्रोलिफरेशन, सेकंड इवेंट्स इज़ द डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड वन इज़ द मैच्योरेशन। कि इसमें हमारे पास एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल होता है बोन मैरो में, कम अमाउंट में पाए जाते हैं। अब ये स्टेम सेल में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एनी टाइप ऑफ द ब्लड सेल को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आरबीसीज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ये जो 3 इवेंट्स मैंने बता दिए इस प्रोसेस के थ्रू। यानी पहले स्टेम सेल जो है वो प्रोलिफरेट होगा। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन, कि एक सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड होंगे। फिर वो जो मल्टीपल सेल बनते हैं उसमें हमें मालूम नहीं होता कि ये कौन से टाइप ऑफ ब्लड सेल को प्रोड्यूस करेंगे जब तक उसकी डिफ्रेंशिएशन ना हो। जब डिफ्रेंशिएशन होते हैं तो एक ख़ास टारगेट सेल की तरफ वो चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये इधर ल्यूकोसाइट बनाएंगे, थ्रोम्बोसाइट्स बनाएंगे या एरिथ्रोसाइट्स बनाएंगे। और जब डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं तो उसका जो सेल्स बनते हैं फिर उसमें मैच्योरेशन हो जाती है, क्योंकि जो सेल बनते हैं वो बोन मैरो में होते हैं और वो मैच्योर होते हैं। तो बोन मैरो से ब्लड में आने तक उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मैच्योरेशन, और जो ब्लड में आ जाते हैं वो फिर हमारे पास मैच्योर ब्लड सेल्स होता है। और ये जो 3 इवेंट्स हैं ये हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब डेली बेसिस पे हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल प्रोडक्शन है वो 10 पावर 11 टू 10 पावर 12 होता है। ये डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होते हैं। तो जितना ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही ब्लड सेल डेथ भी होते हैं। तो प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डेथ, यानी डेथ सेल, नंबर ऑफ डेथ सेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोड्यूस। तो सच कंडीशन जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन और डेथ रेट जो है वो सेम होता है, तो इस कंडीशन को, इस लेवल को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट लेवल। और इस स्टेडी स्टेट लेवल में हमेशा जो हमारा नंबर ऑफ सेल होगा वो रिमेन सेम होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल 5 सेल बनते हैं और 5 डेथ होते हैं। टोटल हमारे पास 10 है, लेकिन उसमें 5 मरते हैं और वही 5 प्रोड्यूस भी होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल जो है वो रिमेन 5 ऑलवेज। अब ये जो प्रोडक्शन होते हैं ये 3 स्टेजेस में होते हैं। बिफोर बर्थ भी होते हैं, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज, ये दोनों एक्स्ट्रा एंड इंट्रा यूट्राइन लाइफ दोनों में होते हैं। और थर्ड वन इज द माइलाइट, जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर, मोस्टली आफ्टर द बर्थ। अब स्टेम सेल की तरफ आते हैं, इसकी नौयत नेचर क्या है। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि दीज आर द सेल विच इज फाउंड इन द बोन मैरो इन लेस अमाउंट एंड कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स। अब इसमें जो, जिस तरह मैंने 3 प्रोसेस बताई, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। तो प्रोलिफरेशन या डिवीजन इसमें किस तरह होते हैं, तो यहाँ पर जो डिवीजन होते हैं वो एसिमेट्रिक डिवीजन होते हैं। अब एसिमेट्रिक डिवीजन और सिमेट्रिक डिवीजन में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेल ए है,
वो डिवाइड हो गई और 2 डॉटर सेल बनाई, लेकिन डॉटर सेल जो उसके बने वो अपनी पेरेंट सेल की बिल्कुल उसकी तरह है। तो सच डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल ऑफ द सेम टाइप, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिवीजन। अब एक दूसरी तरफ हमारे पास एक सेल है ए, वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाई, लेकिन एक ऑफ द सेम टाइप और एक ऑफ द डिफरेंट टाइप बनाते हैं, न्यू टाइप बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक डिवीजन। तो स्टेम सेल में जो हमारे पास डिवीजन होते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल होते हैं, वो बेसिकली एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। अब सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी एंड प्लूरिपोटेंसी ये क्या है? तो सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी वही सेम है कि पेरेंट सेल जब डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल बनाते हैं, अगर ये दोनों सेम हैं तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी, जो कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों में पाए जाते हैं। प्लूरिपोटेंसी का मतलब ये है कि इट विल प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल, मल्टीपल सेल बना सकते हैं। अब हमारे पास जब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल डिवाइड होते हैं, 2 सेल नहीं बनाते हैं एसिमेट्रिकली, तो एक तो नया हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल बनेगा और दूसरा बनेगा प्रोजेनेटर सेल। अब प्रोजेनेटर सेल क्या चीज़ है? प्रोजेनेटर सेल बेसिकली हमारे पास हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होता है, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक होता है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल में हमें ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन से टाइप ऑफ ब्लड सेल बनेंगे, लेकिन प्रोजेनेटर सेल में हमें ये पता चलता है कि आइदर इट विल प्रोड्यूस द माइलाइड सेल और लिम्फॉइड सेल। हमें यही अंदाज़ा यहाँ पर होता है। अगर हमें पता चलता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल को प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर हम इसको कॉमेटेड प्रोजेनेटर सेल कहेंगे। लेकिन अगर हमें बिल्कुल यहाँ पर भी माइलाइड कंडीशन है, माइलाइड प्रोड्यूस करता है, हमें फिर भी पता नहीं चलता कि ये कौन सा सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हम इसको अनकॉमेटेड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइलाइड स्टेम सेल। और कॉमेटेड का मतलब है एग्जाम्पल है लिम्फॉइड स्टेम सेल। अब प्रोजेनेटर सेल जो है वो फिर आगे प्रोलिफरेट होगा इनटू द प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल। और प्रीकर्सर सेल जो है वो कंप्लीटली स्पेसिफिक होता है, उसमें हमें कंप्लीट अंदाज़ा होता है कि ये वही ब्लड का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर प्रीकर्सर सेल फिर आगे मैच्योर होगा और मैच्योर ब्लड सेल बनाएंगे। ठीक है, तो प्रीकर्सर सेल टर्मिनली डिफरेंशिएशन उसकी होगी इनटू द फंक्शनल ब्लड सेल। तो ये प्रोजेनेटर सेल जिस तरह मैंने बता दिया कि जस्ट लाइक अ सेम सेल, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसमें सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, उसका जो डिवीजन है उसमें सेल रिन्यूअल प्रॉपर्टी नहीं होता, यानी सेल ए जो है वो डिवाइड होंगे इनटू सेल बी एंड सेल सी। इसमें कोई जो सेम टाइप ऑफ सेल है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये कमिटेड या नॉन कमिटेड भी होगा। प्रीकर्सर सेल जो है वो फिर क्या बनेंगी, उसकी मैच्योर होगा और मैच्योर सेल प्रोड्यूस करेंगे। अब आते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और दूसरे को हम कहते हैं टूटिपोटेंट। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वो होता है जो कि ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन होगी वो ये तो या प्लेसेंटा होगा या एम्ब्रियो होगा। जबकि टूटिपोटेंट वही सेम सेल है, लेकिन इसका साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। ये फीटस या आफ्टर बर्थ जो प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम टूटिपोटेंट। जस्ट ये डिफरेंस है कि एक में साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्लेसेंटा या एम्ब्रियो यानी इंट्रायूट्राइन लाइन, और जो टूटिपोटेंट है उसमें फीटस
जिसको हम ग्रोइंग एम्ब्रियो कहते हैं, या आफ्टर बर्थ उस वहाँ पर होते हैं। कमिटेड और अनकमिटेड तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कमिटेड में हमें पता चलता है, ठीक है। जिस तरह लिम्फॉइड स्टेम सेल का एग्जांपल मैंने दिया, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल में हमें पता चलता है कि या तो ये टी लिम्फोसाइट बनाएंगी या बी लिम्फोसाइट, लेकिन माइलॉइड में हमें पता नहीं चलता कि ये आरबीसी बनाएंगी या डब्ल्यूबीसीज बनाएंगी, दोनों बना सकते हैं, लेकिन लिम्फॉइड में हमें पता होता है कि लिम्फोसाइट ही बनेंगे। अब टाइप्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोबाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल और बेजोफिल है, तो उसको हम ग्रेन्युलोपाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट लाइक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, उसको हम एग्रेन्युलोपाइसिस, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोपाइसिस कहते हैं। अब स्टेजेस में ये होता है, स्टेजेस का मतलब है कि लाइफ की स्टेजेस में होता है। तो पहला जो स्टेज, जो पहले दफ़ा ब्लड प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्टेज, और ये कहाँ पर होते हैं? यॉर्क सैक ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का यॉर्क सैक होता है उसमें स्टेम सेल अपीयर हो जाते हैं, और वही स्टेम सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लिएटेड एरिथ्रॉइड सेल। अब यहाँ पर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रॉइड सेल का और कोई भी फंक्शन नहीं होता है, इट जस्ट कैरी ऑक्सीजन। ब्लड का तो मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो एरिथ्रॉइड सेल बनते हैं, तो ये एरिथ्रॉइड सेल हमारे पास ओनली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है? 2 वीक आफ्टर द प्रेगनेंसी टिल टू द 37 डे, यानी सेकंड वीक पे ये स्टार्ट हो जाते हैं और 9th वीक पे ये ख़त्म होते हैं, सॉरी, और 5th वीक पे ये ख़त्म होते हैं एरिथ्रॉइड सेल। इसके बाद क्या होगा? डिफिनेटिव स्टेज स्टार्ट होगा। डिफिनेटिव स्टेज जिस तरह 37 डे पे प्राइमेटिव स्टेज यानी एरिथ्रॉइड सेल की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई थी, तो इसके बाद ये डिफिनेटिव स्टेज जारी रहेगा, और टिल 2 मंथ, 2 महीने तक ये स्टेज जो है कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या होगा कि स्टेम सेल जो है वो एजीएम में स्प्रेड होगा। पहला हमारे पास यॉर्क सैक में था, अब यॉर्क सैक से ये स्प्रेड होगा इनटू द एजीएम। एजीएम का मतलब है एओर्टो गोनेडो मेसोनेफ्रॉन, एओर्टो गोनेडो मेसोनेफ्रॉन। तो एओर्टोगोनेडो मेसोनेफ्रॉन कहाँ पर है, उसकी साइड्स क्या है? तो एक है मेसोडर्म ऑफ द डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा का मिडल लेयर, गोनेड का मिडल लेयर, और मेसोनेफ्रॉन जो कि एम्ब्लाइकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसका मिडल लेयर। तो ये 3 जगहों पर ये जो हमारे पास स्टेम सेल है ये स्प्रेड आउट होगा, यॉर्क सैक से निकल जाएंगे। अब एजीएम क्या करते हैं? ये जो 3 साइड है इसमें क्या होगा? यहाँ पर एंडोथेलियल सेल बनेंगे, और साथ ही मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक प्रीकर्सर सेल। तो एक तरफ हमारे पास एंडोथेलियल सेल बने, ठीक हो गया, लेकिन उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट एंडोथेलियल सेल, और ये एंडोथेलियल सेल के अंदर क्या बने? हेमेटोपोएटिक प्रीकर्सर, मल्टीपोटेंट प्रीकर्सर सेल बने। तो ये एट टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, क्योंकि हमारे पास जब ब्लड वेसल होता है तो वो भी एंडोथेलियल सेल का बना होता है, और इसके अंदर हेमेटोपोएटिक सेल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। यहाँ पर तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन उस तरह एक सर्कुलेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोसेस 2 महीने तक 37 डे से लेकर 60 डे अब प्रेगनेंसी तक ये कंटिन्यू होता है। अब 2 महीने बाद क्या हो जाते हैं कि ये जो डिफिनेटिव स्टेज है, ये जो एजीएम में प्रोडक्शन होती थी ब्लड सेल की, ये शिफ्ट हो जाती है इनटू द लीवर, और लीवर जो जिसको हम हेपेटिक स्टेज कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज ख़त्म हुआ, हेपेटिक स्टेज में चला गया। अब हेपेटिक स्टेज जो है ये कंटिन्यू रहेगा टिल 2 वीक आफ्टर द डिलीवरी, यानी 2nd महीने पे ये स्टार्ट होगा और
9 महीने तक, और 9 महीने से बाद 2 मंथ आफ्टर द बर्थ ये स्टार्ट होता है। तो तकरीबन इसका जो ड्यूरेशन हमारे पास बनते हैं वो 9 मंथ्स बनते हैं। लेकिन मीनवाइल चौथे महीने पे हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम का बोन मैरो है वहाँ पर भी स्टेम सेल चले जाते हैं और ब्लड सेल प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है वो डायग्रामेटिकली भी शेयर करूँगा। लेकिन 5th मंथ पे हमारे पास स्प्लीन और लिम्फ नोड जो है वो भी स्टेम सेल रिसीव करता है और वहाँ पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन 7 मंथ तक ये होता है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्लड सेल के प्रोडक्शन कब होते हैं? बिटवीन द 5th मंथ एंड 7 मंथ, क्योंकि यहाँ पर लीवर भी प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो भी प्रोड्यूस करता है, हमारे पास लिम्फ नोड भी प्रोड्यूस करते हैं और स्प्लीन जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर 2 वीक ऑफ द बर्थ जो लीवर है वो प्रोडक्शन स्टॉप कर लेते हैं और ओनली ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंड द बोन मैरो। ऑल टाइप ऑफ द बोन मैरो में वो प्रोड्यूस होगा, हर एक बोन की। लेकिन ये प्रोसेस 12 ईयर तक रहेगा और 12 ईयर के बाद जो है हमारे पास बोन्स में प्रोडक्शन कम होते जाएंगी, सिर्फ फ्लैट बोन तक रह जाएंगी एट द एज ऑफ द 20। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर होते हैं? एंड द यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक पर 37 डे तक होता है। ये हो गया हमारे पास यॉर्क सैक। फिर 37 डे से लेकर 2 वीक आफ्टर बर्थ, इस पॉइंट पे मैं कहूँगा कि ये बर्थ पॉइंट है। तो 2 मंथ आफ्टर बर्थ ये कहाँ पर होते हैं? हेपेटिक होते हैं। लेकिन मीनवाइल जो हमारे पास 4th मंथ है, ये हो गया 37 डे, ये हो गया 4th मंथ, सॉरी इसके दरमियान जो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये जो प्रोसेस यहाँ पर जो है AGM है, ठीक हो गया। 2nd मंथ पे कहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं? हेपेटिक में 2 वीक, और 4th मंथ पे स्टार्ट हो जाते हैं इन द बोन मैरो, जो कि आफ्टर बर्थ भी कंटिन्यू रहेगा। 5th मंथ पे स्टार्ट होते हैं इन द स्प्लीन प्लस, ये हमारे पास 7th हो गया, ये हमारे पास 9th हो गया जो कि बर्थ है। यहाँ पर ये यहाँ पर जो है 2 है, स्प्लीन प्लस लिम्फ नोड। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी 5th मंथ और 7th मंथ के दरमियान जो होता है। यहाँ पर स्प्लीन और लीवर भी प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो भी प्रोड्यूस करता है और लीवर भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास लीवर जो है वो 2 मंथ आफ्टर बर्थ तक कंटिन्यू होते हैं और इसके बाद ओनली बोन मैरो होता है। अच्छा, तो जिस बोन मैरो में ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है तो इसको हम कहते हैं एक्टिव बोन मैरो, क्योंकि इसमें ऑल टाइप ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है, जिस तरह मैंने बता दिया कि 12 ईयर के बाद कुछ बोन के अंदर जो बोन मैरो है वो प्रोडक्शन स्टॉप कर लेते हैं। क्यों स्टॉप कर लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक्टिव बोन मैरो, जिसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं, रेड, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द येलो बोन मैरो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट सेल। तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं करते और इस येलो बोन मैरो को हम कहते हैं इनएक्टिव बोन मैरो। और आफ्टर 12 ईयर ओनली एक्सियल स्केलेटन की बोन और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, हेमरस और फीमर जो कि लॉन्ग बोन है, उसकी प्रॉक्सिमल एंड पे प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये बाकी जो बोन मैरो थे वो इनएक्टिव या येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो चुके हैं।
एक्सियल स्केलेटन की जो फ्लैट बोन है लाइक स्टर्नम, रेब्स, इलियक बोन एंड वर्टेब्रे, उसमें ये प्रोडक्शन होगा। अब बोन मैरो क्या है? रेड स्पॉन्जी टिश्यूज है हमारे पास, ठीक है, रेड इन कलर है, स्पॉन्जी बोन है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट ये हमारे पास लार्जेस्ट आर्गन है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं है, मुख्तलिफ जगह में डिवाइडेड फॉर्म में है, पार्ट फॉर्म में है। इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ WBC है वो सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका लाइफ स्पेन कम होता है, 75%, RBC 25% एंड प्लेटलेट्स एंड माइन्यूट अमाउंट। डिफरेंस ड्यू टू द लाइफ स्पेन है। जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उसका बोन मैरो रेड होता है, तभी तो ऑल टाइप ऑफ बोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बोन ब्लड सेल्स को, लेकिन जैसी उम्र गुजरता है तो इट बिकम येलो। अगर प्रोडक्शन ओनली हमारे पास बोन मैरो में होता है सेल्स, ब्लड सेल के, तो इसको हम कहते हैं इंट्रामेड्यूलरी हेमेटोपाइसिस। लेकिन अगर हमारे पास बोन मैरो से आउटसाइड होते हैं तो फिर इसको हम एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपाइसिस कहते हैं, लाइक लेम्फ नोड, ठीक है, उसमें होते हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ स्प्लीन और लीवर जो है वो प्रोडक्शन नहीं करते। अगर वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ सो दैट विल बी द एबनॉर्मल, लाइक क्रोनिक एनीमिया आर इन्फेक्शन। इसी कंडीशन में स्प्लीन और लीवर भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल होगा। ग्रोथ फैक्टर, जिस तरह हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिसको हम ग्रोथ इंड्यूसर्स भी कहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ग्रोथ यहाँ पर यूज होते हैं। इंटरल्यूकन 3 एंड 6 विच एक्ट ऑन द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल यानी इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंटरल्यूकन 3 एंड 7 ऑन द लिम्फोइड स्टेम सेल। GM कॉलोनी ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, याद रखें, ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GMCSF, ये हमारे पास माइलाइड स्टेम सेल पर एक्ट करता है, और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर करस्पॉन्डिंग प्रोजेनेटर सेल पर एक्ट करेंगे, यानी पर्टिकुलर टाइप पे ये एक्ट करेंगे। ये है हायरार्की, इसको सही तरह से समझें। हमारे पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, एक सेल जो है वो अपीयर हो गया। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि इसमें क्या होगा, सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी भी होगी और एसिमेट्रिकली ये डिवाइड होगा। तो एसिमेट्रिकली तो ये जब डिवाइड होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ के फैक्टर। अगर यहाँ पर पिछली स्लाइड की तरफ अगर हम जाएं, अगर इस पर इंटरल्यूकन 3 और 6 एक्ट करेंगे, ठीक है, अगर इसके साथ 3 और 7 इन्वॉल्व है तो ये लिम्फोइड स्टेम सेल को बनाएंगे। अगर GMCSF है तो फिर ये माइलाइड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया, या माइलाइड को प्रोड्यूस करेंगे या लिम्फोइड को। अब लिम्फोइड और माइलाइड दोनों को हम कहते हैं प्रोजेनेटर सेल, ठीक हो गया। प्रोजेनेटर जो लिम्फोइड है ये हमारे पास कमिटेड प्रोजेनेटर है और माइलाइड जो है ये अनकमिटेड प्रोजेनेटर है, क्योंकि लिम्फोइड में हमें पता होता है कि ये लिम्फोसाइट बनाएंगे, या तो वो बी लिम्फोसाइट बनाएंगे या टी लिम्फोसाइट बनाएंगे, जबकि माइलाइड में हमें पता नहीं चलता कि कौन से टाइप ऑफ सेल बनाएंगे। तो या तो वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट बनाएंगे या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकेरोसाइट या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज बनाएंगे, ठीक हो गया। अब इससे जो है इस लेवल पे ये हमारे पास अनकमिटेड प्रोजेनेटर है, जबकि ये कमिटेड प्रोजेनेटर है। लेकिन ये जो सेल बने, ये रो जो अब मैंने ड्रॉ किया, ये हमारे पास कमिटेड प्रोजेनेटर सेल है। इसमें हमें पता लग गया कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो RBC को बनाएंगे, मेगाकेरोसाइट WB प्लेटलेट्स को, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इससे ये फर्दर जो है डेवलप होगा। अब मैंने प्रोजेनेटर या प्रिकर्सर सेल में बताया था कि वहाँ पर वो मैच्योरेशन उसकी ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, या तो वो मैच्योर होंगे या नहीं, तो उसका यहाँ पर ये प्रिकर्सर सेल बना, बाकी में प्रिकर्सर सेल नहीं है।
प्रोएरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगा रेटिकुलोसाइट में और मेगा केरोब्लास्ट इनटू द मेगा केरोसाइट्स। ये हमारे पास प्रिकर्सर सेल है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि रेटिकुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इट बिकम एरिथ्रोसाइट, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे। मेगा केरोसाइट एक बड़ा सेल है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होकर प्लेटलेट्स बनाते हैं। और बाकी जो है मोनोसाइट वो सेम है, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेजोफिल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये तमाम सेल जो है ये हमारे पास मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होके आ जाती है इनटू द सर्कुलेशन। अब मोनोसाइट जो है ये दो में कन्वर्ट होगा, एक तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होगा और दूसरा ये डेंड्रेटिक सेल में कन्वर्ट होगा। इसी तरह बी लिम्फोसाइट भी प्लाज्मा सेल के दो टाइप्स हैं, स्टेम्स मास्ट सेल और दूसरा है डेंड्रेटिक सेल। ठीक है, क्योंकि जो मोनोसाइट होते हैं ये ब्लड में होते हैं, जबकि डेंड्रेटिक सेल और मैक्रोफेजिक सेल ये हमारे पास टिश्यू में होते हैं। तो जब मोनोसाइट ब्लड को छोड़कर टिश्यू के अंदर चले जाते हैं तो हम इसको या डेंड्रेटिक सेल कहेंगे या मैक्रोफेजिक कहेंगे। सेम जो बी लिम्फोसाइट हैं ये जब ब्लड को छोड़ जाते हैं तो ये प्लाज्मा सेल बनते हैं। प्लाज्मा सेल या तो मास्ट सेल होंगे या डेंड्रेटिक सेल होंगे। अच्छा, मेगा केरोसाइट कौन से फैक्टर के अंडर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं? थ्रोम्बोफ्लेटिन। थ्रोम्बोफ्लेटिन इज प्रोड्यूस बाय किडनी और लीवर। और ये क्या करते हैं? जब थ्रोम्बोफ्लेटिन मेगा केरोसाइट पर एक्ट करते हैं तो उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड करते हैं विच वी कॉल्ड प्लेटलेट। इसी तरह एरिथ्रोब्लास्ट पे जब एरिथ्रोपोइटीन एक्शन करते हैं जो कि किडनी प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन है, तो वो एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनाएंगे? एरिथ्रोसाइट बनाएंगे, यानी उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो उसको निकालेंगे तो फिर वो मैच्योर बनेगा। अब एरिथ्रोसाइट से ये न्यूक्लियस क्यों निकालते हैं? क्योंकि अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो वो उसमें कोडिंग होती और दूसरा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो उनकी प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। तो वही ऑक्सीजन वो खुद यूज़ करते थे, तो इसीलिए उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया है और ना न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसके लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? तो इट विल कम फ्रॉम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब डेंड्रेटिक सेल, मोनोसाइट और मास्ट सेल ये हमारे पास निकलते हैं फ्रॉम दी ब्लड स्ट्रीम से और कहाँ पर जाती है? टिश्यू में, वहाँ पर वो इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब डेंड्रेटिक सेल अगर हमारे पास मोनोसाइट वाले हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि मोनोसाइट जो है वो एक मैक्रोपेज में कन्वर्ट होगा या डेंड्रेटिक सेल में, और दूसरी तरफ बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल, जिसके टू टाइप्स होंगी, एक डेंड्रेटिक सेल और दूसरा मास्ट सेल होगा। तो एक डेंड्रेटिक सेल हमारे पास लिम्फोसाइट से बना तो इसको हम कहेंगे लिम्फॉइड डेंड्रेटिक सेल, और दूसरा जो मोनोसाइट से बनते हैं डेंड्रेटिक सेल, इसको हम क्या कहेंगे? माइलाइड डेंड्रेटिक सेल कहेंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग उस देख लें, कंसेप्चुअल है, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। अगर कोई भी किसी भी स्लाइड में कोई मसला है या उसको सही तरह से समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।